आपको या कई गवर्नमेंट जो स्टाफ होंगे वो आपको अब ये बता रहे होंगे कि नहीं आपका काम हो जाएगा। हाँ, सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि यही प्रोसेस है, ये रास्ता है। लेकिन इतने दिन तक वो बोलते भी अगर कि नहीं भाई आप लोग गलत कर रहे, इनको सुनने वाला कौन था। तो ये जो मीडिया वाली है उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं जूम लिंक क्रिएट कराता हूँ और शुक्रवार के लिए रखवाता हूँ, शनिवार की शाम रखवा देता हूँ। और इस जूम लिंक में बाकायदा मैं इनवाइट देता भी हूँ कि मीडिया कर्मी, जांच एजेंसी और वो सारे कस्टमर जो विरोध में रिट में गए हुए वो सभी इसमें आए। मैं आमंत्रित करता हूँ और इस आमंत्रण में यदि वो अपनी आईडी लगा करके बात करते हैं, यानी अगर वो अपना एक आईडी कार्ड लगाते हैं कि हाँ मैं फला मीडिया से हूँ और सवाल करना चाहते हैं, तो मैं पब्लिकली उनको अनम्यूट करूंगा कि वो सवाल करें। मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। बाकी जांच एजेंसी में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसका अलाउ नहीं करता इस तरह से कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी से आप डिबेट करें। बट मीडिया के लिए मैं इस चीज के लिए ऑलरेडी मैसेज दे दूंगा और इसे मैसेज जा ही रहा है कि प्रॉपर तरीके से आपको पूरा का पूरा उसमें गाइडलाइन गई रहेगी कि इस जूम मीट के अंदर मैं अपना मैसेज भी दूंगा और मीडिया कर्मियों को मैं इस बात के लिए आमंत्रित करूंगा कि कोई भी मीडिया हाउस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि वो मेरे व्यक्तित्व को जानना चाहता है, ये जानना चाहता है कंपनी क्या चाह रही है, तो मैं उसको पूरी तरीके से अपना बयान उसमें दूंगा। वो अपना खाली आईडी लगा के रखेगा, जो उसका वहाँ की आईडी होगी, किस मीडिया से, उनका किस पोस्ट पर है, और लगा के रखेंगे। और अगर वो हाथ उठाएंगे तो मैं बिल्कुल उनको अनम्यूट करूंगा और दूंगा। दूसरी चीज जो आप लोग कर रहे हैं इस क्रम में, अगर आपने कहा 100 लोग, मैं भी जान रहा हूँ कि 100 लोग से ज्यादा लोग हैं, जो 100 से ज्यादा है। हाँ 500 से भी ज्यादा के ऊपर की लीड करने वाले एक आध दो लोग तो मुझे बता रहे हैं कि हम इस एप्लीकेशन में मेरे साथ में इतने लोग हैं, मेरे साथ में लोग, लेकिन मात्र 10 लोग भी, 100 की बात नहीं, मात्र 10 लोग भी अगर बोल्डली जो पुरानी रेट में हैं वो अगर आकर आपके साथ खड़े होते हैं, अपने लॉयर से तो कहलवाते हैं कि मिलॉर्ड ये जो अब तक की कोर्ट में बहसबाजी हुई है, इन बहसबाजियों से क्या नतीजा निकला है, इससे क्या मिला है। एक तो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए कि जांच एजेंसियां कुछ पाई हैं तो ठीक, नहीं पाई हैं तो लिख के दे कि ऐसा कुछ पाया नहीं गया, ताकि जो झूठे आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनकी मंशा को जाना जा सके और इससे हमारा कस्टमर क्यों नुकसान उठा रहा है। हम कोर्ट में आए हुए हैं कि हमारी वो दिया जाए, पैसा दिया जाए। एक्चुअली एक ही पिटीशन है, मैं बताऊं, एक ही रिट पिटीशन है जिसके अंदर ये सारा फेक डाला गया। वो रिट पिटीशन लीड कर रहा है, जो नाम है उसका नाम है अर्पित शुक्ला, मैं नाम ले करके बोल रहा हूँ। टीम अटल का लीडर था ये लड़का, और इससे बीच मेरी बात हुई थी। इसने जाकर के क्राइम ब्रांच में अपना स्टेटमेंट भी दिया है और 60,000 करोड़ का इसने वहीं लिखवाया था, इसी ने लिखवाया है। इसी ने उस रिट पिटीशन में जब पीएस ने डाली अपनी पीआईएल, जो श्री राम के बाद पीआईएल से जो अटैच हुई, मुझे पहले दिन से पता थी ये बात। उसी में बहुत ढेर सारे इलाहाबाद के टीम अटल के ही लोग हैं जिन लोगों ने उसमें अपने आप को शामिल किया हुआ है। तो उस पिटीशन में इसने क्या किया है, 60,000 करोड़ साथ साथ इसने दुबई जो आया हुआ था उसका टिकट लगाया है, उसका जिक्र किया है कि मैं वहां गया, वहां जाकर के मैं मिला और वहां पे मैं अपने पैसे की बात करी। मैं दुनिया भर की झूठी सच्ची कहानी से बता रखी है। उसी में इसने जो है प्रत्यर्पण की बात भी लिखी हुई है। इसी के पिटीशन में सारे खुराफाती आए हुए हैं कि सारा पैसा साउथ अफ्रीका चला गया, सारा पैसा वहां चला गया। उसी पिटीशन को ये लोग लेकर के, जो बाकी लोग थे वो लोग क्लब होते उसमें चले गए। तो अगर खाली उस पिटीशन की जांच करा दी जाए, खाली कोर्ट में ये आवाज उठा दी जाए कि जिस रिट में ये बात डाली गई है इसकी एक बार जांच कर ली जाए, तो यकीन जानिए सारा का सारा खुल करके भंडाफोड़ हो जाएगा सामने। और ये बंदा खुद एसोसिएट रहा है, कंपनी की तरफ से मिली गाड़ियों को इसने वो किया है, एंजॉय किया है, कंपनी से पे आउट गया है, पूरे खानदान को पे आउट गया हुआ है, यानी खुद एसोसिएट हो। आप जानती होंगी क्योंकि मटल के बंदा अर्पित शुक्ला, और इसने पूरी, हाँ सभी जानते हैं इसको। जो सबसे बड़ा झूठ लिखा गया है वो इसके उसमें लिखा गया है। वो भी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सब लोगों ने मिल करके, जितने भी लोग हैं, क्योंकि अर्पित अटल का शायद भांजा है, रिश्ते में है, और इन सब ने मिल करके अपने आप को बचाने के लिए सारे कस्टमर्स को गुमराह किया, और गुमराह करने के बाद उन लोगों ने ये सारा वो आडंबर डाला है। तो अगर किसी मतलब बाकी कस्टमर से मतलब ही नहीं है, मैं इसलिए क्योंकि जब इन सब ने मिलकर 60,000 करोड़ का चीज डाला, उसका लोग जुड़ते चले गए, जब एक के बाद एक बात क्लब होती चली गई, तो ये समझा गया कि सारी की सारी पीआईएल में या सारी रिट में यही मांग की गई है।
तो जो कस्टमर जिन्होंने ये मांग नहीं करी है, जिन्होंने झूठ नहीं लिखा है, जिन्होंने खाली ये लिखा है कि हाँ उन्होंने निवेश किया, उस निवेश के एवज में उनका पैसा कंपनी में डूब गया है, जो भी है जो उन्होंने लिखा है, उन्हें उनका पैसा दिलाया जाए, वो सारे लोग उससे विड्रॉ कर लेते हैं उस रिट से, तो अपने आप उस रिट की औकात सामने आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी, अपने आप सारा कस्टमर जो रियल में कस्टमर है, जो अब तक नुकसान उठाया है, वो सिरे से लेके उस रिट से सब क्लब होते चले गए हैं। और ये जो रिट डाली गई थी, वो डाली गई थी जो पूर्व में बार काउंसिल के अध्यक्ष थे उनके जरिए डाली गई थी। उसमें उनका रिटायरमेंट का चल रहा था मामला, जो है उनके जरिए डाली गई थी। उसके बाद फिर पता नहीं वो आगे पैरवी कर रहे नहीं कर रहे, मुझे नहीं मालूम। और इसको पूरा बाकायदा मैनेज करके डलवाया गया था इस रिट को, जो है क्योंकि पहले जो रिट डली थी लालता प्रसाद तिवारी की, उस रिट मतलब श्री राम की, उस रिट में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्शनल चीज नहीं थी सिवाय क्लेम के कि उन्होंने निवेश किया, उन्होंने अपना डिटेल दिया हुआ था, डिटेल के साथ साथ उन्होंने पूरा यदि मेरा इतना पैसा लगा था, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो एक नॉर्मल वो था, क्लेम था, जिसको कोर्ट ने कंसीडर किया था, कोर्ट ने उससे सुनवाई शुरू कर दी थी। लेकिन जब ये सब जुड़ते चले गए तब ये सारा मामला बड़ा होता चला गया। तो करने वाली जो बात है अभी मेरी वो यही है कि जो कस्टमर जिनको अर्पित शुक्ला की रिट से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें इन बातों से लेना देना नहीं कि 60,000 करोड़ का गबन हुआ है, कि दुबई भाग गए या साउथ अफ्रीका चला गया, वो उनका झूठ है, ये कस्टमर का सच नहीं है। ये अर्पित शुक्ला और उससे जुड़े जितने भी क्लब, जितने रिट वाले लोग, उनका झूठ है ये पूरा। उन लोगों ने सारी झूठी बातें उसे लिखी हैं। जिनको उनसे मतलब नहीं है वो अपने वकीलों से ये बात कर लें कि जो अर्पित शुक्ला वाली पिटीशन उसके रिट के साथ जुड़ा हुआ अटैच हुआ है, वो सारे लोग वहां से अपने वो कर लें कि हमें इस रिट से कोई मतलब नहीं है, हमारा मामला हमारे पैसे का, हमारा पैसा हमें कैसे मिलेगा इसकी बहस किया जाए। तो अपने आप मेजॉरिटी एक तरफ खड़ी हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लड़ाई बंद कर दें या वो कर लें, हम पे कोई मर्सी करे, नहीं, हमसे पैसा मांग रहे, पैसा मांगे, हम पैसा देते हैं, हम पैसा देंगे, खत्म, बात कितनी सी बात है। यही बात कहनी है उनको कोर्ट के अंदर, यही बात बोलना है उनको, अपने आप ये लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों को वकील ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम बहस नहीं करेंगे, वो सारे कस्टमर अलाउ हैं, फ्री हैं पूरी तरीके से, वकालतनामा अपने वकील के साथ वहाँ एफिडेविट लगा दें कि हमारे वकील हमारे हिसाब से हमारा केस नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमसे संतुष्ट नहीं है, हम अपना वकील बदलना चाहते हैं, अपना वकील बदल करके दूसरा वकील लगा लें उठा करके। एक तो पहला मैसेज ये है। दूसरा, अब जैसे ये एक चिट्ठी अभी आपके पास गई है, जब ये लोगों का आरोप बंद होगा या ऐसी अफवाहें बंद होंगी, पता नहीं अब अगली बार तारीख में लोग कौन सा ढिंढोरा पीटने वाले हैं। अब तक सारा तो लगा लिया इन लोगों ने, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पासपोर्ट हो गया, पता नहीं कहाँ तक पहुंची नेपाल वाली जांच, पता नहीं कहाँ तक पहुंची है इनकी डबल पासपोर्ट वाली जांच, पता नहीं कहाँ तक पहुंचा इनका जो है 60,000 करोड़ वाली जांच, और आगे क्या कहने वाले हैं मालिक जाने। ठीक है, जो भी होगा झूठ तो उस पर ही होगा। लेकिन अगर अभी जितने भी मामला अब आ रहे हैं सामने, जैसे कस्टमर ये एक आए, इनका नंबर मेरे पास में है, मैं इनको भी भेजूंगा कि कोर्ट में जाकर अपनी बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट लगा करके बाकायदा एक वहाँ हलफनामा दें कि ऐसे लोगों की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी पे बनाई है, और हमें कंपनी पे पूरा विश्वास है। कि चिट्ठी उन्होंने खुद भेजी मुझे, उसमें लिखा उन्होंने कि मेरा पूरा परिवार आपके लिए दुआ करता है और पूरा विश्वास है, और अगर बच्ची का मामला ना होता तो मुझसे कभी भी इस बारे में बात ना करते वो। और जेवर बेच करके उन्होंने अपने परिवार का लायबिलिटी उतारी है। ये पूरा मैं इनसे एफिडेविट लगवाऊंगा कि एफिडेविट लगाएंगे, ले करके देंगे कि देखिए हमने अपने कस्टमर्स को किस प्रेशर पैसा दिया है, और उसी दरमियान जब कंपनी बार बार कहती रही है कि हम कैशबैक देंगे, हम लायबिलिटी उतारेंगे, उसी बीच हम पर आरोप लगाए गए झूठे। यानी हम आ रहे हैं कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए, और ये लोग कोर्ट में ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा इकट्ठा करके विदेश ले जाया जा रहा है। ये बात मैं छोड़ूंगा नहीं, उठाऊंगा जरूर, क्योंकि बयान में आया हुआ है, कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट में आया हुआ है। तो मैं ऐसे कस्टमर को, और आप लोग भी ऐसे कस्टमर को चुनना शुरू कर दें। मैं आपको बताऊं, कल एमडी साहब की पेशी थी बनारस में, वहां गए थे वो। एमडी साहब के साथ साथ डॉक्टर अमिताभ, उनकी वाइफ, और मुश्ताक आलम, इनकी भी पेशी थी। डॉक्टर अमिताभ की वाइफ बेचारी, जिनके बारे में कई बार खुद कह चुका हूं कि वो महिला बिल्कुल निर्दोष है, उसे कतई नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, और आज इतने बड़े उसमें है कि आज भी अंदर है। लोगों ने बताया मुझे, कल जानकर अफसोस हुआ, बेचारी बहुत रो भी रही थी, बेइंतहा कर रो रही थी जब आई थी वहां पर, क्योंकि एमडी साहब गए थे तो काफी लोग गए थे उनसे मिलने के लिए वहां पर, और जब गए तो डॉक्टर साहब भी आए हुए थे और ये लोग भी आए हुए थे। ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया हुआ है, मेरा क्या दोष है। लोग ये बताने लगे, जो वहां पे मेरे जानने में और लोग थे, कि अंदर उनकी हालत पागलों जैसी हो गई है, मतलब एक मेंटल मरीज हो गई है वो।
वो महिला तनवीम की टीचर थी, मतलब एक लेक्चरर थी। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला जो है, और उसका सच में कोई दोष नहीं, सिवाय इसके कि डॉक्टर अमिताभ ने, अब उसकी पत्नी तो करेगा ही, आदमी बाहरी थोड़ी अपनी पत्नी को पार्टनर बनाता है। डॉक्टर अमिताभ ने उनको अपने फर्म में पार्टनर ले रखा था, इसके अलावा उसका कोई दोष नहीं है। और आज वो महिला जो है 1 साल से ऊपर समय हो गया, वो बेचारी जो है पागलों की जिंदगी कर रही है, और कल कोर्ट में ऐसे रो रही थी। और दूसरी चीज, कोई पैरवी करने नहीं जाता अब उनका, ना डॉक्टर अमिताभ का जाता है पैरवी करने, पता नहीं क्या मामला है, क्यों है। मैंने पूछा तो इनका वकील कौन है, तो बोले पता नहीं कौन वकील इनके, और अब इस समय कोई पैरवी करने भी नहीं आता इन लोगों की। और मतलब शायद में, चलो अमिताभ ने गलती करी होगी मान लेता हूँ, अच्छा भी किया गलत भी किया है, तो उस गलती की सजा ये नहीं है कि उसकी पत्नी जो है जाकर के वहां पर पागलों की जिंदगी गुजार रही है, ये गलती नहीं है इसका। और ये किया किसने? इन्हीं लोगों ने। और इन कस्टमरों को नहीं पता था कि ये जो कर रहे हैं इसका खामियाजा ऐसे लोगों को भोगना पड़ेगा। किसी की 3 साल की बच्ची बेचारी तड़प रही है बीमारी से, किसी के घर में क्या क्या हो रहा है। नहीं, अब ये गलत बहुत है। हो चुका है। कस्टमर ने अपना विवेक खोया। मेरी एफआईआर है और उसकी कॉपी भी शायद आपने देखी होगी। मैंने किसी भी, मतलब इतना मैं गुस्सा भी थी संदीप से, लेकिन फिर भी मैंने किसी प्रेसिडेंट, किसी अन्य का नाम नहीं डाला, किसी का नहीं। हमें कंपनी पर गुस्सा थी तो हमने आपका और एमडी सर का, 2 लोगों का नाम, उसको उठाइएगा तो यही निकलेगा, और किसी का नाम नहीं डाला। तो लोगों को क्या बताएं, अब क्या उसका जिम्मेदार कौन था। खैर, गलत तो किया प्रेसिडेंट लोगों ने, गलत किया है, ये मैं खुद कह रही हूँ। एक मिनट लाइन पे। لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the जी सर। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। और उस महिला का, खैर ये बात सच है, अमिताभ श्रीवास्तव ने जो भी किया हो, पर उनकी वाइफ का अगर उन्होंने नाम डाला था और वाइफ निर्दोष है तो उनको, खैर जिसकी एफआईआर हो वो अपना, अब कोर्ट में मुझे लगता है अगर बहुत जाएगा तो हम लोगों का मैटर 1.5-2 महीने से ऊपर नहीं जाएगा सर, हाँ, क्योंकि हम लोग देखिए, अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आप सबका मैटर 1.5-2 महीने से ऊपर नहीं जाएगा, कंपनी का रास्ता मिलने से 1.5-2 महीने से ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी सारी पीआईएल, ऐसी सारी पिटीशन एफआईआर जिसमें इस तरह की फेक चीजें करके बेगुनाहों को किया गया है, ये सारे बहुत लंबे जाएंगे। इन सारे लोगों का मामला बहुत लंबा जाने वाला है। तब ये, क्योंकि देखिए, अमिताभ लड़े ना लड़े, उसकी वाइफ की लड़ाई मैं लड़ूंगा, कोई लड़े ना लड़े, लेकिन ऐसे हर एक आदमी की लड़ाई मैं लड़ूंगा। क्योंकि आज अगर खड़ा हुआ हूं तो अपनी जान बचाए थोड़ी मैं खड़ा हुआ हूं। नहीं, उनकी वाइफ से आपको हमेशा संवेदनाएं जुड़ी रही। मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है कि उस बेचारी का कोई निर्दोष नहीं है, निर्दोष है। हाँ, कई बार मतलब उनकी संवेदनाएं आपके मन में हमने देखी है उनके लिए। अब क्या कहा जाए, क्या हुआ भगवान जाने, कैसे हुआ है मैं नहीं जानती हूँ। बट अगर हम लोग 2 महीने में सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो वो जो लोग बेगुनाह हैं उनको छुड़ाने का भी कोशिश किया जाएगा, अपनी एफआईआर बैक लेके सर। अगला काम ही यही होगा जी, कि जिनके एफआईआर में ऐसे बेगुनाह लोग चले गए हैं, जिनका मतलब कोई सच में इसका कोई नाम नहीं होना चाहिए, हाँ, उन लोगों से बात करके उन लोगों का नाम हटवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बड़ी मतलब गलत चीज होगी। अपना नहीं सर, जब पैसा दे दे। आज हमसे एक लोगों ने सुबह फोन किया था, वो इस मंच पे जुड़े होंगे, तो उन्होंने बताया कि ग्रुप में एफआईआर हुई थी 15-20 लोगों की, तो हमारे यहाँ पुलिस भी आई थी पूछने के लिए, और उन्होंने हमारा नाम दिया, और ईओडब्ल्यू भी आई थी, मेरे बेटे से पूछताछ की थी। तो वो कह रहे थे मुझे ये मालूम नहीं है मेरा एफआईआर नंबर क्या है। तो हमने कहा अगर आपको आपका एफआईआर नंबर नहीं पता है तो आपको पता करके आना चाहिए, और क्योंकि कल को जब लायबिलिटी उतरेगी तो आपको एनओसी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए शंकरगढ़ से थे, और उनकी भी वाइफ टीचर हैं, तो उन्होंने बताया, तो बात हो रही थी, तो हमने कहा बिल्कुल आपको जो है अपना एफआईआर नंबर, जो भी जिनके साथ एफआईआर हुई थी उनको ढूंढो और अपना एफआईआर नंबर जरूर लो। आप जब आपकी लायबिलिटी खत्म कर दी जाएगी तो आपकी एफआईआर खत्म होगी तो आपको एनओसी देना पड़ेगी, और आप
कह रहे हो कि मालूम नहीं ये गलत है, आप उसको ढूंढ के लाइए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि FIR, और हुआ क्या है, जब ग्रुपों में FIR की गई है तो एक एप्लीकेशन दे दी गई, ग्रुपों में नाम दे दिए गए ज्यादा। उसमें ये आ गया कि कौन उसका प्रेसिडेंट था, कौन दूसरा था, कौन एसोसिएट था, ये कोई मतलब नहीं, 10-5 नाम डाले गए और ग्रुप वाले लोगों के डाले गए, FIR हो गई। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारी FIR हो भी रखी है, ये भी है चीज। तो ऐसी स्थिति में सारे FIR आपको कलेक्ट होनी चाहिए और उन पे किसका है लाइबिलिटी उतारते समय ये चेकिंग भी आपके लिए जरूरी है कि किसकी FIR में क्या है और किसकी लाइबिलिटी उतर रही है। तभी वो निर्दोष लोग छूट सकते हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है, और जो गुनाहगार हैं उनके लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पर्सनली कहना चाह रही थी लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, मैं कह नहीं पाई। अब हम उस पे बोल रहे हैं मंच पे, अगर कोई प्रेसिडेंट लेवल पे भी हैं और उन्होंने जो भी फ्रॉड किया हो, मुझे नहीं इस बात से मतलब है किया नहीं किया, अगर वो अभी एक ईमानदारी से चाहते हैं कि इस समय खड़े होकर के लायबिलिटी उतारने में मदद करें, तो शायद उनके कुछ हद तक वो सारी चीजें कस्टमर माफ कर पाएगा जिसके लिए गुस्सा बैठा है। मैं गलत कह रही हूँ सर? नहीं, गलत नहीं कह, देखिए सारे प्रेसिडेंट भी तुम्हारे बच्चे ही रहे हैं। मैंने वही कहा क्या कि उनके माफ करने के लिए उनका खड़े होकर के सपोर्ट करना आवश्यक है, ना कि विरोध करना। और अगर वो सपोर्ट करते हैं या कि वो जैसे उन्होंने जी जान लगा दी अपनी पे आउट पाने के लिए, वैसे जी जान लगा दें ये लायबिलिटी खत्म करने के लिए, तो आगे की बची करेंगे सर। नहीं करेंगे। मैं बता रही हूँ आगे का जीवन उनका जो है एक टेंशन रहित हो जाएगा। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि शायद कंपनी बख्शेगी नहीं। कंपनी तो कंपनी देखिए, कंपनी किसी को चिन्हित करके कोई एक्शन नहीं लेगी। कंपनी अपनी इज्जत की लड़ाई, अपनी स्मिता की लड़ाई लड़ेगी। वही मैं बता रही हूँ। आज अगर खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, जो भी रास्ता देंगे हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज खत्म की जाए, ताकि आगे की, भाई उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। तो हमारी लड़ाई हमारा पैसा है, ना कि किसी का कैरियर है। हम हमेशा अपने सिद्धांतों पर ही चलते हैं। अगर आज वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वो आकर के खड़े होते कि इस लड़ाई को खत्म करके और एक नई ऊर्जा के साथ में लायबिलिटी खत्म, कंपनी जब बाई कोर्ट बात कर रही है तो उनके दिमाग से ये भी बात निकल जानी चाहिए कि सर अब लायबिलिटी उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। तो अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि लायबिलिटी उतारेंगे सर जी। आपका दिल कस्टमर को लेकर के और बड़ा पॉजिटिव है, इसलिए आपका दिमाग बड़ा पॉजिटिव सोच रहा है। लेकिन जो प्रेसिडेंट का आपने नाम लिया ना, प्रेसिडेंट या उनके लेवल के 3 लेवल नीचे तक के लोग ये काम नहीं